हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनसर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चंद्रयान 3 और लूना 25 के मिशंस के बारे में। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने चंद्रयान 3 के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था जब ये मिशन लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा लास्ट मंथ में 14 जुलाई आई गेस। तो इसी मंथ में अगस्त 2023 में अगस्त 10 को लूना 25 लॉन्च किया गया रशिया के द्वारा। तो रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, उसने लॉन्च किया इस मिशन को। और चंद्रयान 3 के बारे में जैसे ही आप जानते हैं ये इसरो ने इसे लॉन्च किया। तो यहाँ पे ये नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि लूना 25 लॉन्च काफ़ी बाद में हुआ, लगभग ऑलमोस्ट 1 महीने बाद चंद्रयान 3 के, लेकिन फिर भी ये मून पे जो है काफ़ी पहले पहुंच गया कंपेयर टू चंद्रयान 3। जैसा कि अब यहाँ पे डेट देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग डेट था जुलाई 14 और ये पहुँचेगा अगस्त 23। सो कीप इन माइंड कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अगस्त 23 का डेट अभी नहीं आया। और लूना 25 जो है अगस्त 10 को लॉन्च हुआ और अराउंड अगस्त 21 या अगस्त 22 इसकी डेट थी लैंडिंग करने की। बट बाय द टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो इस डेट पे लूना 25 जो है क्रैश लैंड हो चुका है। सिंपली अगर हम ये बोलें तो लूना 25 मिशन जो है फेल हो चुका है। तो रॉसकॉस्मोस ने अपने प्रेस रिपोर्टिंग में बताया कि मोमेंटम ट्रांसफ़र जो है सही तरीके से नहीं हो पाने की वजह से ये मिशन जो है फेल हो गया। अब यहाँ पे हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा चंद्रयान 3 के रिस्पेक्ट में कि चंद्रयान 3 के कितने चांसेस हैं कि ये जो है सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। चंद्रयान 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, वो भी क्रैश लैंड हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आखिर ये मिशंस क्यों फेल हो रहे हैं और साउथ पोल पे जाना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है किसी भी अनमैन एरियल व्हीकल के लिए। तो इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि साउथ पोल पे जो लैंडिंग्स हुई हैं और जो इक्वेटर के आसपास जो लैंडिंग हुई है मून में, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब आप इक्वेटर के पास होके लैंडिंग कराते हैं तो आपका जो साइट है वो हर ऑर्बिट में बार बार रिपीट होता है, तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है साइट को मैन्यूवर करने में फ्रॉम द शिप। बट एट द पोल्स क्या होता है कि जब आप ऑर्बिट लेते हैं तो उस समय मून जो है स्पिन कर रहा होता है। मून काफ़ी स्लो स्पिन करता है क्योंकि मून का अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाने में ही 14 अर्थ डेज़ के बराबर लगता है। मतलब जितने दिन में अर्थ अपना 14 चक्कर लगाएगा उतने दिन में मून अपना केवल 1 चक्कर लगाएगा। तो कोई भी साइट वहाँ पे रिपीट नहीं होगा और आपको हर बार डिफरेंट साइट्स मिलेंगे। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब पोल्स पे आप लैंड कर रहे हो तो वहाँ पे शैडो की फॉर्मेशन जो है काफ़ी लेंदी होती है। तो ये गेस कर पाना कि आप कहाँ पे लैंड कर रहे हो और कितनी ऊंचाई पे हो, अभी डिसेंट आपका कितना बचा है, ये सब की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे जो इंस्टॉल्ड कंप्यूटर होते हैं शिप के अंदर। तो शायद ये रीज़न हो सकता है साउथ पोल पे लैंडिंग के फेलियर्स का। सो आई होप कि चंद्रयान 3 में ये सारे जो फेलियर्स के रीज़न्स हैं उसको मिशन के पहले ज़रूर एनालाइज़ किया गया होगा। और हम देखते हैं 23 अगस्त को क्या होता है, जो कि अब 2 डेज़ बाद ही हमें पता चल जाएगा। तो 23 अगस्त को अराउंड मतलब अगर हम इंडियन टाइम के हिसाब से बात करें तो 6 PM के पास से पहले 5:45 PM पे डिसेंट की तैयारी की जाएगी। और ये जो 15 मिनट होता है ये काफ़ी डेंजरस माना जाता है। स्पेशली कुछ साइंटिस्ट इसको बोलते हैं टेरर टाइम।
तो अगर ये 15 मिनट सक्सेसफुली निकल जाते हैं तो वी होप कि चंद्रयान 3 जो है लैंड कर जाएगा और सक्सेसफुल होगा और इंडिया पहला कंट्री होगा साउथ पोल में लैंड करने का। क्योंकि अब रशिया के पास जो ये डेट था अगस्त 21 साउथ पोल में लैंड करने का, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो शायद रशिया पहला कंट्री होता, बट अब ये मौका जो है चंद्रयान 3 के पास है और हम देखते हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड करता है या नहीं। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया पहला कंट्री हो जाएगा। और नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि लूना 25 जो है काफ़ी लेट मिशन है और इसके पहले रशिया ने करीब 1970s में अपने लास्ट मिशन मून पे लॉन्च किए थे। तो अराउंड 50 ईयर्स के बाद जो है हमें ये देखने को मिलता है कि रशिया जो है इस मिशन को लॉन्च कर रहा है। तो इसके पहले अगर हम देखें तो इस डिकेड में कोई भी कंट्री जो है सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया है। इसमें 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, इसराइल, जापान और चाइना। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के चंद्रयान 2 मिशन जो है वो क्रैश लैंडेड हो गया था। रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया जो है इसी ईयर में मतलब इसी डिकेड में ये सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया था मार्स पे। तो मार्स का जो एक मून है फोपोस, वहाँ पे रशिया ने फोपोस ग्रंट नाम का एक सैटेलाइट भेजा था लैंड कराने के लिए, तो वो लैंड नहीं हो पाया। और लूना 25 के बाद रशिया का लूना 26, 27, 28 ये सारे मिशंस हैं जो कि रशिया इन फ्यूचर लॉन्च करेगा, बट वी थिंक कि वो भी डिलेज होने वाले हैं क्योंकि इस फेलियर के बाद रशिया के पास बहुत सारे अटेम्प्ट्स नहीं बच पाएंगे क्योंकि रशिया अभी बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा है। जैसे कि एक करेंटली जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है उसमें जो सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया के ऊपर, उसकी वजह से रशिया के पास उतनी सप्लाईज़ नहीं है, उतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं आ पा रही जितनी उसकी ज़रूरत है इन सारे स्पेस मिशंस के लिए। वहीं अगर हम बात करें जापान की, तो जापान की भी एजेंसी जो है इन्होंने लॉन्च किया था हकुतो आर, ठीक है, ये भी फेल हो गया था। अगर हम इज़राइल की बात करें तो इज़राइल ने लॉन्च किया था बेरेसीट, वो भी फेल हो गया था। तो इन सब में अगर हम देखें तो चाइना का जो चैंग सीरीज़ मिशन है वही सक्सेसफुल हुआ था। चाइना ने अपने पहले अटेम्प्ट में ही चांद पे सक्सेसफुली लैंड किया। चैंग E3 की मैं बात कर रहा हूँ 2013 में, फिर उसके बाद चैंग E4 आया 2019 में, फिर उसके बाद चैंग E5 आया 2020 में। तो चैंग E4 भी सक्सेसफुल हुआ 2019 में और चैंग E5 लैंड भी किया। उसके बाद उसने सैंपल वहाँ से कलेक्ट किया और उसको वापस वो अर्थ पे भी लेके आ पाया सक्सेसफुली। तो मून पे लैंड करने का जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा नहीं है। जैसे कि अगर हम टोटल मिशंस की बात करें तो टोटल 50 मिशंस केवल सोवियत यूनियन के द्वारा भेजे गए जब वो एक USSR था, इसमें से केवल 28 सक्सेसफुल हुए। तो ऑलमोस्ट हम देखें तो यहाँ पे 50% के चांसेस ही हमें दिखते हैं मून पे लैंडिंग के, सक्सेसफुल होने के। और जो 28 सक्सेसफुल हुए उनमें से भी केवल 10 ही जो है सक्सेस हुए थे मून पे लैंड करने में। और ये बताता है कि कितना ज़्यादा हाई रेट ऑफ फेलियर है मून पे लैंडिंग्स की। तो यहाँ पे हम ये ज़रूर कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि चंद्रयान 3 या इक्वेटर पे जाए या पोल्स पे जाए, दोनों जगह पे उसे चैलेंजेस मिलेंगे। हालांकि अगर वो इक्वेटर पे लैंड करने की कोशिश करता है अपने लैंडर मॉडल को, तो वहाँ पे चांसेस जो है सक्सेस के काफ़ी ज़्यादा होंगे। बट हम देखते हैं क्या होता है पोल्स पे, अगर वहाँ पे लैंडिंग के अगर हम चांसेस को देखें तो और इसके साथ अगर हम ये भी देखें कि कुछ कंट्रीज़ जो ऐसे जिन्होंने ट्राई किया और वो फेल हो गए, तो
उसमें इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसने ट्राई किया और वो अपने दूसरे अटैम्प्ट में फेल हो गया, फिर भी वो तीसरा अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स ऐसे डाले गए हैं जो चंद्रयान 2 के फेलियर से ही सीखे गए हैं। और हम बात अगर यहाँ पे ये करें कि जिस समय एक्चुअली में अपोलो मिशन हुए थे, अपोलो 11, उस समय जो रिस्क लिए गए और जो टेक्नोलॉजी अचीव हुई, वो उस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा रिस्क था किसी भी कंट्री के लिए लेना, जो कि आज भी अगर कोई लेना चाहे तो शायद ना ले, क्योंकि उस समय उतना ज़्यादा वो सेफ़ नहीं था, बहुत ज़्यादा खर्चीला मिशन हुआ करता था और बहुत ज़्यादा फ्यूल लगता था। तो ये फ्यूल के बारे में भी हम बात करेंगे इस पर, चंद्रयान 3 और लूना 25 के बारे में, कि क्यों चंद्रयान 3 को 48 डेज़ ऑलमोस्ट लग रहे हैं और लूना 25 को केवल 11 और 12 डेज़ लगे मून तक पहुंचने में। तो अगर हम अपोलोज मिशंस की बात करें तो अपोलो मिशन जब हो रहा था तो उस समय रशिया और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन चल रही थी। तो इस सिचुएशन ने और ज़्यादा मतलब इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि हमें मून तक पहले पहुंचना है। तो इसकी वजह से भी यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर के बीच में मून तक जाने के लिए जो रेस था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया। तो शायद ये भी एक रीज़न बना अपोलो के सक्सेसफुल का। हालांकि अपोलो में सारे मिशन सक्सेसफुल नहीं हुए, उसमें से केवल 5 ही मिशंस अपोलो के सक्सेसफुल हुए और बाकी जो मिशन थे फ्यूचर के वो नासा को कैंसिल करने पड़े, क्योंकि बजट काफ़ी ज़्यादा था उस समय और डेंजरस भी था और एनर्जी एफिशिएंट था। तो ये पूरी एक मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि क्यों मून लैंडिंग जो है आज के समय में भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। हालांकि आज से करीब 60-70 ईयर्स पहले भी हम लोगों ने मून पे लैंड करने की कोशिश की और वहाँ पे तो हम लोगों ने मैन लैंडिंग करने की कोशिश की, और आज हम लोग एक सैटेलाइट को भी लैंड कराने में भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं। सो गेटिंग बैक टू द आवर पॉइंट्स ऑफ लूना 25 एंड चंद्रयान 3, तो हम ये देखते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पे लूना 25 को कम समय लगा। इसका बेसिक रीज़न यहाँ पे छुपा हुआ है इस टेबल में, कि यहाँ पे लिफ्ट ऑफ मास जो लूना 25 का वो काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट हाफ है, हाफ से भी कम है चंद्रयान 3 के। और जो लैंडिंग साइट है वो आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट सेम है, 69.36 डिग्री साउथ एंड 32.34 डिग्री ईस्ट चंद्रयान 3 का है। और लूना 25 का 43.54 डिग्री ईस्ट है, वो थोड़ा डिफर कर रहा है। मिशन लाइफ चंद्रयान 3 के लिए 14 डेज़ है और लूना 25 के लिए 1 ईयर है। तो हालांकि लूना 25 के लिए इस मिशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि मिशन फेल हो चुका है। इसके लाइट होने का कारण ये है कि चंद्रयान 3 में हमें प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ साथ लैंडर मॉड्यूल भी दिया गया और रोवर भी दिया गया, तो उसकी वजह से वेट यहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि लूना 25 में ऐसा कोई भी रोवर नहीं है। और पेलोड्स की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 के पेलोड्स के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है, तो वहाँ पे उसे देख सकते हैं। लूना 25 में अगर हम पेलोड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एड्रॉन LR स्पेक्ट्रोमीटर जो कि सरफेस स्टडी करेगा, फिर उसके बाद एक दूसरा पेलोड है जो कि पोलर एक्सोस्फीयर में चार्ज पार्टिकल की स्टडी करेगा, फिर उसके बाद इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि सरफेस वाटर और OH की स्टडी करेगा, फिर अगेन एक स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि सॉइल सैंपल्स की कंपोजिशन की स्टडी करेगा, फिर एक PML इंडिकेटर है जो कि डस्ट को स्टडी करेगा, और एक STSL पैनोरामिक और लोकल इमेजिंग सिस्टम है। तो इन सब में से कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाए। आई थिंक कि जो कैमरा है वो भी लैंडिंग के पहले थोड़ा सा यूज़ हो पाए, अदरवाइज़ सारे के सारे जो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अब यूज़लेस हो चुके हैं, क्योंकि ये क्रैश लैंड कर चुका है। अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो इसमें हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे हुए हैं जो कि अभी ऑर्बिट कर रहा है मून के चारों तरफ, और उसका रोल बस केवल लैंडर को मून तक पहुंचाना था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 में एक
शेप नाम का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसके प्रोपल्शन मॉड्यूल में, और वो अर्थ के हैबिटेबल स्पेक्ट्रोमेट्री को स्टडी करके एक्सोप्लैनेट के साथ कंपेयर करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि ह्यूमंस के लिए कहाँ पे सूटेबल प्लेसेस अवेलेबल हैं सारे एक्सोप्लैनेट में से, ठीक है। और बाकी जो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं वो तभी वर्क करेंगे जब लैंडर और रोवर मून पे लैंड कर जाएंगे। सो वी होप फॉर द बेस्ट कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो। ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल मून तक पहुंच चुके हैं, वो ऑर्बिट डिसेंड कर भी रहे हैं। और अगस्त 23 5:45 PM पे डिसेंट शुरू होगा और 6 PM तक हमें रिज़ल्ट भी पता चल जाएगा कि वो लैंडिंग कैसा रहा। सो वी विश ऑल द बेस्ट फॉर द Chandrayaan 3. Thank you for watching this video and have a nice day.